तो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 3 ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं हम। ओके, बेसिकली ठीक है। तो स्टेडी फ्लो इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन क्या रहता है? दैट इज ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डी बाई डी टी सी वी। ओके, 1 minute. So whatever the energy that is entering in the, means suppose this is a control volume sum, so energy that is entering through, मतलब हम देखेंगे कौन से फॉर्म में रहती है, either work, heat or mass, and the energy that is leaving the control volume either in the form of heat, work or mass. So and the energy that is remaining within the control volume to change its energy content. So in together मतलब ये सारा energy balance है for open system। ठीक है, तो जितना भी अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है, मतलब जितना अंदर आ रहा है वो पूरा बाहर नहीं जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम में रुक के वो उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, सो मतलब उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। या तो अगर जो बाहर जा रहा है वो कंटेंट ज़्यादा होगा अंदर आने से, तो जो कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी है वो क्या होगी, मतलब टाइम के साथ कम होगी। और अगर जो अंदर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है, तो कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट व्हाट वी से स्टेडी फ्लो, मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नहीं, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। ओके, तो हम देखते हैं कि ई इन ई आउट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ई इन बेसिकली या तो आइदर वर्क इज कमिंग इन, या तो हीट इज कमिंग इन, या आइदर एनर्जी इज कमिंग इन। ओके, सो से ई आई एन, इसको मास बेसिस पे लिखते हैं हम, थोड़ा सा टाइम के साथ इंटीग्रेट कर लिया, समझ लीजिए हमने इसको। आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ये टाइम बेसिस चला गया, तो ई इन इज आइदर, सो आइदर वर्क इज कमिंग इन, इट्स स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वर्क, आइदर हीट इज कमिंग इन और E is coming in, that is energy is coming in through mass. Okay, और work is going out और heat is going out और energy is going out with mass, and suppose finally U2 minus U1 plus V2 square by 2 minus V1 square by 2 plus G Z2 minus Z1। तो ये क्या हो रहा है, मतलब देखिए, या तो सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी वर्क के थ्रू आ सकती है, या तो हीट के थ्रू आ सकती है, या तो मास के थ्रू आ सकती है। तो मास के थ्रू क्या आएगी, इट इज H प्लस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी जेड। ओके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी इट इज, मतलब H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो क्लोज सिस्टम में बस यू होता है, लेकिन यहाँ पी वी भी होता है। इट इज अ फ्लो वर्क बेसिकली, that is energy required to maintain the flow. Okay, तो energy coming with mass is its enthalpy, its kinetic energy and its potential energy। तो इस फॉर्म में अंदर भी आ सकती है, मतलब, और इतने सिमिलरली बाहर जाते समय भी ये वाले कंपोनेंट रहेंगे। और जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो एज अ क्लोज सिस्टम है ना, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में, मतलब ये डी बाई डी टी वी हैव रिटन फॉर सिस्टम, सो दैट्स वाई देर इज नो, मतलब फ्लो वर्क वाला टर्म नहीं आएगा इसमें। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी आएगी। और या तो हो सकता है कि ये जो सिस्टम के अंदर की वेलोसिटी पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, तो वेलोसिटी में चेंजेस आए, या तो फिर मतलब सिस्टम के पोटेंशियल में भी चेंजेस आए, तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस जो होते हैं सिस्टम में वो नेग्लेक्ट करते हैं हम। और अगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ इट इज स्टेडी फ्लो, ओके, सो एज यहाँ लिखा है नोजल, मतलब नोजल में स्टेडीली फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में कि स्टेडी फ्लो है, तो जो प्रॉपर्टीज है कंट्रोल वॉल्यूम की टाइम के साथ वो नहीं बदलती। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो। ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन दैट वी कैन राइट। तो हम देखेंगे प्रॉब्लम के लिए कौन से प्रॉब्लम के लिए किसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले फुल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे हम, फिर जो टर्म नहीं है उनको ड्रॉप कर देंगे, और तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से टर्म लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। बट स्टार्ट हमें यही से करना है कि बस हमें देखना है कि एनर्जी कैसे अंदर आ सकती है, कैसे बाहर जा सकती है। और ये जो स्टेशनरी सिस्टम है ना, मतलब स्टेशनरी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ना, तो सॉरी स्टेशनरी नहीं, मतलब ये कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर का, मतलब बस
फ्लो वर्क एसोसिएटेड नहीं है कंट्रोल वॉल्यूम में, कंट्रोल वॉल्यूम के साथ, उसके अंदर वाले क्वांटिटीज के साथ, मतलब उसके अंदर जो प्रेजेंट है मैटर उसके साथ. तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग मतलब इंटरनल एनर्जी रादर देन टेकिंग एंथैल्पी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. Let me erase it first. So what they had mentioned that 1 2 3 के लिए कॉमन डेटा है. स्टीम एट 4 मेगा पास्कल एंड 400 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो स्टीम इज एट 4 मेगा पास्कल एंड 400 डिग्री सेल्सियस. तो P1 is given to us, that is 4 मेगा पास्कल, and T1 is given to us 400 डिग्री सेल्सियस. It's डिग्री सेल्सियस. ओके, तो और वेलोसिटी क्या दिया इनलेट पे 60 मीटर पर सेकंड, एंड इट लीव्स एट P2 is equal to 2 मेगा पास्कल, T2 is equal to 300 डिग्री सेल्सियस, and A1 inlet area is given as 50 centimeter square, and heat being lost from the nozzle at the rate, that is Q out is given 75 kg per second. It's given at on the rate basis, so हम डॉट के टर्म में लिखेंगे इसको. ठीक है, डॉट मतलब डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो we have to determine the mass flow rate of steam. So we know mass flow rate is given by rho AV. So inlet state पे rho 1 A1 V1, and we know rho 1 मतलब 1 by specific volume is known as density. ओके, ये पता है हमें. तो A1 that is area at inlet, V1 is velocity, and mu1 is specific volume at inlet. तो A1 पता है हमें, V1 पता है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं पता है. तो वो कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टी टेबल में हम देखेंगे कि 4 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आता है, 250.35. तो 250.35 इज लेस देन T1, मतलब ये जो टेम्परेचर है उससे कम है. तो ये जो वाटर मतलब स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है. तो सुपर हीटेड टेबल में जब हम जाएंगे तो हमें वहां से स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.07343. इट विल बी इन मीटर क्यूब पर केजी. ओके, ये कहाँ से मिला, 4 मेगा पास्कल के इसमें हम टेम्परेचर 400 करस्पॉन्डिंग 400 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग हम जब स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे तो वहां पर ये वैल्यू आएगी. ठीक है, तो ये आ गई स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू. और हमें एनर्जी मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए एंथैल्पी भी लगेगी. तो एंथैल्पी भी हम निकालेंगे सुपर हीटेड टेबल से ही. तो वो कितनी आ जाएगी, इट विल बी 3214.5 मीटर क्यूब पर केजी. तो V1 आ गया और H1 आ गया. तो हमें फिलहाल तो V1 की ज़रूरत है, तो हम A1 की वैल्यू रखेंगे V1 की और mu1 की. तो वहाँ से हमें m डॉट कितना आ जाएगा, दैट इज A1 इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब रख ही देता हूँ मैं 50 × 10⁻⁴, एंड V1 इज 60 गिवन टू अस, mu1 इज 0.07343. तो ये कितना आएगा, 4.085523. ओके, तो 4.08 इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, 1 मिनट. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. तो इसी का सेकंड पार्ट आता है, डिटरमाइन द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम. तो इसके लिए हम लगाएंगे एनर्जी इक्वेशन. सो इट विल बी E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू DE बाई DT CV. और स्टेडी फ्लो, ये कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं चेंज होगी. तो E डॉट इन इज इक्वल टू E डॉट आउट. क्लियर है. तो हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस, मतलब हमें एलिवेशन पता नहीं है तो हम नेग्लेक्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस. तो ये कैसा आ जाएगा, वर्क के थ्रू कोई एनर्जी आ रही है क्या, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ. W डॉट इन Q डॉट इन प्लस M डॉट H1, मतलब H at state 1. Suppose this is a nozzle. Okay, this is section 1, this is section 2. So enthalpy at state 1 that V1 square by 2000
मैंने 2000 क्यों लिखा है, बिकॉज ये H1 किलो जूल पर केजी में रहता है और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में रहेगा। ये मीटर पर सेकंड में रहेगी वेलोसिटी, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये भी वाला टर्म किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2000 से डिवाइड किया है। देन ये हो गया कितनी एनर्जी एंटर हो सकती है। सिमिलरली डब्ल्यू डॉट आउट प्लस क्यू डॉट आउट प्लस एम डॉट, ये एम डॉट इन एम डॉट आउट लिख सकते हैं हम, बट क्या बोलते हैं स्टेडी फ्लो के लिए एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी सी वी। ओके, फॉर स्टेडी फ्लो दिस इज जीरो, सो वॉट एवर द मास फ्लो रेट कमिंग इन सेम मास फ्लो रेट इज लिविंग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, मतलब ये एम डॉट सेम क्यों लिया मैंने, तो ये हो गया। मुझे नेक्स्ट टर्म लिखना है अभी, ठीक है, दैट इज H2 एंड V2 स्क्वायर बाय 2000। दिस इज स्टेडी फ्लो, मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बिकॉज इट इज रिटन फॉर अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। एंड कोई वर्क नहीं हो रहा है, ना इनपुट हो रहा है ना आउटपुट, तो इट इज जीरो। हीट अंदर नहीं आ रही है, हीट बाहर जा रही है, दिया है उन्होंने 75 किलो जूल पर सेकंड, दैट इज द रेट थ्रू विच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द नोजल। इट इज नॉट एंटरिंग इनटू द नोजल, इट इज लीविंग फ्रॉम द नोजल। ओके, तो 75 किलो जूल पर सेकंड इज द क्यू आउट दैट दे हैव गिवन टू अस। सो क्यू इन इज नथिंग बट जीरो। सो यहाँ से हमें क्या हम एम डॉट से डिवाइड कर देंगे सारों को, तो हमें आ जाएगा हमारा इक्वेशन। लेट मी इरेज इट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलोसिटी निकालना है। ओके, सॉरी, वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये फाइनल इक्वेशन आया उसको हम एम डॉट से डिवाइड करेंगे लिख के, और V2 निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये क्यू आउट बाय एम डॉट हमने ऊपर निकाल लिया है, प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000। ओके, तो यहाँ से V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 माइनस क्यू आउट बाय एम डॉट। सारी टर्म इधर ला ली और इधर ला ली, मतलब शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया। देन आफ्टर सॉल्विंग V2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये H1 माइनस H2 की वैल्यू आएगी 190.3 एंड क्यू आउट बाय एम डॉट की वैल्यू आएगी 18.3573। ओके, तो इसी इक्वेशन को नीचे सॉल्व किया है एंड इनको सॉल्व करने के बाद V2 की फाइनली वैल्यू आपकी निकल के आएगी 589.47। ओके, सो नियर बाय आंसर इसका है सी। कुछ स्ट्रीम टेबल में एंथैल्पी वगैरह की वैल्यू 1-2 मतलब +1 +2 से वैरी करती है, तो इसलिए मतलब ये आंसर +1 +2 से वैरी कर रहा होगा मेरे हिसाब से। तो देख लेना, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आंसर मतलब आपको प्रोसीजर पता चल गई और कंसेप्ट पता चल गया कैसे करते हैं करके, वो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का तीसरा पार्ट है, डिटरमाइन द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। सो वी नो एम डॉट इन इज एम डॉट आउट एंड इट्स इक्वल टू रो2 A2 V2। वाई? बिकॉज स्टेडी फ्लो के लिए जितना मास अंदर आ रहा है उतना मास बाहर जाएगा, क्योंकि कुछ एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो रो2 इज 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो A2 V2 बाय μ2। ओके, सो एम डॉट वी हैव कैलकुलेटेड, ऊपर निकाल लिया हमने। तो एम डॉट क्या आया था हमारा, इट्स 4.085523 एंड V2 मतलब μ2 दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टेट 2 पर निकाला था शायद हमने, नहीं निकाला होगा तो बताता हूँ मैं कैसे निकालना है। 2 मेगापास्कल और 300 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग, मतलब 2 मेगापास्कल पे टेम्परेचर कितना आ रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर 212.28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 212.28 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, मतलब ये क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर है। और ये गिवन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर, तो स्टीम विल
मतलब एट एग्जिट स्टेट इट विल ऑल्सो बी इन सुपर हीटेड स्टेट, लाइक इट, मतलब जैसी वो वहां पे थी इनलेट स्टेट पे सुपर हीटेड, एग्जिट स्टेट में भी सुपर हीटेड स्टेट में ही रहेगी। तो 2 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग इतना सैचुरेशन टेम्परेचर है एंड दिस टेम्परेचर इज मोर देन दैट, सो स्टीम विल बी इन सुपर हीटेड स्टेट। सो सुपर हीटेड टेबल से हम V2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो कितना आएगा 0.12551 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो ये आ गया। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम पता चल गया, हमें मास पता है, μ2 इज नोन एंड वी नीड टू कैलकुलेट A2। V2 हमें ऊपर पता चल गया, तो A2 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.698 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो ये विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे आया। तो ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि स्टीम टर्बाइन रिसीव्स स्टीम फ्रॉम 2 बॉयलर, दिस इज फर्स्ट बॉयलर, दिस इज सेकंड बॉयलर, वन फ्लो इज 15 kg पर सेकंड, सो M1 इज से 15 kg पर सेकंड एंड प्रेशर इज गिवन एज 3 मेगा पास्कल एंड टेम्परेचर इज गिवन एज 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रेशर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ये जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड, बिकॉज P1 के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर इज व्हाट वी से, इट्स फोर्थ वन ना, सो सैचुरेशन टेम्परेचर इज 233.85 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर है और ये मतलब गिवन टेम्परेचर है, तो ये इससे बड़ा है, मतलब जो स्टेट होगी स्टीम की एंट्री पे वो दैट इज विल बी सुपर हीटेड स्टेट। एंड सेकंड वाला भी जो है दैट इज M2 इज गिवन एज 5 kg पर सेकंड, नेक्स्ट लाइन में उन्होंने दिया है एट P1 इज इक्वल टू 800 किलो पास्कल एंड T2 इट्स 2, सो T2 इज 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी सिमिलर आर्गुमेंट में 800 किलो का पास्कल के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है सैचुरेशन दैट इज 170 पॉइंट समथिंग, सो इट इज लेस देन 500। तो यहाँ पर भी जो स्टेट होगी वो भी सुपर हीटेड होगी, सो M1 विल बी सुपर हीटेड, मतलब स्ट्रीम 1 विल बी सुपर हीटेड, 2 विल बी सुपर हीटेड एंड एग्जिट स्टेट इज P3 इज 10 किलो पास्कल एंड यहाँ X3 क्वालिटी दी है उन्होंने 96%। ओके, नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लेक्ट करने हैं। फाइंड द टोटल पावर आउटपुट ऑफ एडियाबैटिक टर्बाइन, तो टर्बाइन एडियाबैटिक है, तो इसका क्या मतलब है, एडियाबैटिक टर्बाइन मीन्स नेट हीट ट्रांसफर इज जीरो, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टर्बाइन और इनटू द टर्बाइन इज जीरो। ठीक है, वेट अ सेकंड। सो बेसिकली मतलब जब तक मेंशन ना किया हो ये टर्बाइन कंप्रेसर ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं ये स्टेडी फ्लो ही होते हैं, तो इनमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो ये कैसे लगेगा, दैट इज E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू जीरो। वाई, बिकॉज DE by dt CV is 0. It is steady flow process. Okay, so what is the energy that is entering into the control volume? So it is M1 into E1 that is entering through mass steam and that is M dot 1 into E1 and similarly M dot 2 into E2 is also entering through mass and M dot 3 E3 is leaving through mass and W out is the work output that is leaving थ्रू द टर्बाइन, मतलब इतना वर्क आउटपुट मिल रहा है W डॉट टी उन्होंने मेंशन किया है तो हम वही सिंबल यूज करते हैं, दे मेंशनड इट, सो W डॉट टी दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज बाकी सारे टर्म कोई होंगे ही नहीं, सारे टर्म लिखेंगे तो सारे ड्रॉप हो जाएंगे और E1 में भी सिर्फ एंथैल्पी वाला टर्म होगा बिकॉज वाई H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 माइनस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, ये जो भी होगा माइनस समथिंग, तो ये जो V1 प्लस V2 माइनस V3 स्क्वायर बाई 2 होगा, उन्होंने क्लियरली बोला है कि नेग्लेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो E में है E को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट इक्वल टू E दैट इज एनर्जी कैरिड बाय फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड। ओके, तो E में सिर्फ कौन सा टर्म होगा, एंथैल्पी वाला, तो M डॉट 1 H1 प्लस M डॉट 2 H2
minus m dot 3 h3 and whole is equal to w dot t. So that is the power which we can get from turbine. Okay, in that case, in this case, तो m1 पता है हमें, m2 पता है, m3 नहीं पता है. m3 कैसे पता करेंगे? Whatever the mass that is entering and whatever the mass that is leaving is equal to dm by dt cv. Okay, तो मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास स्टोर हो रहा है, दैट विल बी द, क्या बोलेंगे उसको, दिस इज गिवन बाय दैट टर्म, मतलब दैट इज गिवन बाय दिस टर्म, सॉरी. तो ये तो हो जाएगा जीरो बिकॉज स्टेडी फ्लो के लिए. सो एम इन कितना हो रहा है, m1 प्लस m2 इज m इन, ठीक है ना, इतना अंदर आ रहा है और m3 वाला बाहर जा रहा है. तो m3 हमें यहाँ से मिल जाएगा, m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2. सो m1 मिल गया, m2 मिल गया, m3 मिल गया. अभी h1 कैसे मिल जाएगा, स्टेट 1 पता है, सुपर हीटेड टेबल से h1 मिल जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग. वो कितनी आती है वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ. इट इज 3912.2 किलो जूल पर केजी. ओके, एंड h2 भी सेम सुपर हीटेड टेबल से आ जाएगा. तो h2 कितना आता है, इट इज 3481.3 किलो जूल पर केजी. एंड उन्होंने जैसा मेंशन किया है कि एग्जिट पे क्वालिटी 96% है, मतलब ये 10 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग ये सैचुरेशन प्रेशर है. तो इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग स्टेट 3 पे एंथैल्पी कितनी आएगी, HF प्लस एक्स HFG, ठीक है ना. तो ये प्रेशर के करस्पॉन्डिंग HF निकालेंगे, HFG निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे तो H3 क्या निकल के आएगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू 2488.226. इट विल बी ऑल्सो इन किलो जूल पर केजी. ठीक है, तो हमारा H1 आ गया, H2 आ गया, H3 आ गया. तो जब H1 H2 H3 आ गया तो ये इक्वेशन से m1 पता है, m2 पता है, m3 निकाला है हमने, H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, H3 निकाल लिया. तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर इट आफ्टर सॉल्विंग इट. तो 26.3 मेगावाट. ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी वाटर वाला है तो स्टीम टेबल लगेगा. मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी है, 1 मिनट रुकिए, ओपन इट. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है. 200 लीटर टैंक है. ये जो टैंक है उसका वॉल्यूम दिया है उन्होंने 200 लीटर. इनिशियली कंटेन वाटर एट 100 किलो पास्कल एंड क्वालिटी 1%. तो स्टेट 1 क्या है, P1 इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल एंड क्वालिटी एट 1 इज 1%. ठीक है, एंड हीट इज ट्रांसफर टू द वाटर. हीट ट्रांसफर हो रहा है वाटर को, दैट इज Q इज इन एंड देयर बाय रेजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो जब हीट ट्रांसफर होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा. ठीक है, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 2 मेगा पास्कल सेफ्टी वॉल ओपन्स. दिस इज सेफ्टी वॉल. तो जब प्रेशर 2 मेगा पास्कल हो जाएगा, मतलब स्टेट 2 इज P2 इज 2 मेगा पास्कल, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगी और प्रोसेस कंटिन्यूस. ये हीटिंग करना चालू ही है. कब तक हीट करना चालू ही है, जब तक अंदर क्वालिटी 90% ना हो जाए. ठीक है, तो हम हीटिंग कब तक कर रहे हैं, ये जब तक क्वालिटी 90% ना हो जाए. लेकिन ये सेफ्टी वॉल क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, अंदर सिर्फ ऐसा वाला वेपर रखना है, मतलब ऐसी वाली मिक्सचर रखना है लिक्विड और वेपर का, सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर का, जिसकी क्वालिटी 90% हो. तो जो बाकी मतलब गर्म करते समय ऐसी स्टेट भी आ सकती है कि P2 पर कुछ वेपर का अमाउंट क्या हो जाए, वो सैचुरेटेड हो जाए, मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाए. कंप्लीटली सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड हो जाए. तो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर. यहाँ से 2 मेगा पास्कल जब प्रेशर चले जाएगा तो ये वाला वॉल्व ओपन होगा और यहाँ से क्या लीव कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर. सो लेट वी कॉल दिस एज, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं. ओके, ई फॉर एग्जिट. तो क्या पूछा है उन्होंने, डिटरमाइन द टोटल मास ऑफ वाटर दैट फ्लोड आउट. तो कितना मास, मतलब ये बाहर चला गया. तो कैसे निकाल सकते हैं हम, तो देखिए पहले कुछ मास अंदर होगा. ठीक है, और ये जो चला गया तो बाद में 90% वाला भी कुछ मास अंदर बचा होगा. तो जो बाहर चला गया मतलब ME दैट विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2. कैसे, मतलब वॉट एवर द मास दैट इज इनसाइड, मतलब टोटल मास जो पहले था, कुछ उसका बाहर चला गया हिस्सा और कुछ अंदर बच गया. तो बाहर कितना चला गया, M1 माइनस M2. ठीक है ना, तो दिस इज ME.
तो एम ई इज गिवन बाय M1 माइनस M2। तो अगर हम पहले कितना मास था और बाद में कितना मास है वो पता चल गया हमें, तो हम निकाल सकते हैं इजीली कि बाहर कितना चला गया। ठीक है, तो स्टेट 1 इज सैचुरेटेड कंडीशन, बिकॉज उन्होंने क्वालिटी दी है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वालिटी मेंशन्ड है तो वो वेट रीजन में ही लाया करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे 1% क्वालिटी के, तो क्या आएगा आंसर, दैट इज VF प्लस एक्स VFG लगा के आंसर विल बी इक्वल टू 0.01797। ओके, इट विल बी इन मीटर क्यूब पर केजी। वैल्यू पुट करेंगे VF की VG की टेबल से 100 किलो पास्कल के करस्पॉन्डिंग, तो V1 ऐसा आ जाएगा। और हमें इंटरनल एनर्जी लगेगी बिकॉज दिस इज क्लोज सिस्टम, और बाहर जाने वाली स्टीम मतलब फ्लो हो रही है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एंथैल्पी लगेगी। तो हम सारी वैल्यूज निकालते हैं एक एक करके। तो स्टेट 1 पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सो U1 विल बी इक्वल टू UF प्लस एक्स UFG। ठीक है, तो U1 विल बी इक्वल टू, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो U1 की वैल्यू आएगी, इट्स 438.282। ठीक है, समझा ना कैसे आएगा, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेबल से ढूंढना है। एक्स की वैल्यू 1% मतलब 1/100 रखनी है, मतलब 0.01, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्या आ गया, V1 आ गया, U1 आ गया। और हमारा टैंक जो दिया है वो टैंक कितने लीटर का है, 200 लीटर का है। ठीक है, तो वी नो दैट वॉल्यूम डिवाइड बाय दैट इज M1 टोटल मास इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो M1 निकालना है हमें, तो M1 इज गिवन बाय V बाय μ1। तो V की वैल्यू पता है हमें 0.2, V1 की पता है 0.01797। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस M1 इज गिवन बाय, M1 की वैल्यू आएगी 11.12744 kg। ठीक है, तो ये आ गई M1 की वैल्यू। आफ्टर M1 आ गया, तो अभी हमें स्टेट 2 पे जाएंगे हम। तो स्टेट 2 क्या बोला है उन्होंने, 2 मेगापास्कल और 90% क्वालिटी अंदर, फाइनली 90% क्वालिटी रहनी चाहिए, मतलब वेट वेपर रीजन। तो इसके करस्पॉन्डिंग V2 कितना आ जाएगा, सिमिलरली VF प्लस एक्स VFG, लेकिन यहाँ VF और VFG किसके करस्पॉन्डिंग आएंगे, 2 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग, और X2 की वैल्यू क्या आएगी 90%। तो ये रखने के बाद V2 की वैल्यू आती है हमारी 0.0897453, इट्स इन मीटर क्यूब पर केजी। तो ये V2 आ गया। जब V2 आ गया तो म्यू दैट इज V बाय M2 इज इक्वल टू μ2, बिकॉज ये सारा वॉल्यूम जो है वो मिक्सचर ऑक्यूपाई करने वाला है, तो होल 200 लीटर विल बी ऑक्यूपाइड बाय, फाइनली भी सारा मिक्सचर ही ऑक्यूपाई करेगा ना, ये जितना भी वॉल्यूम है। तो V बाय M2 विल बी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वॉट एवर द कंटेंट प्रेजेंट इन द टैंक। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, M2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, V बाय μ2। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग V इज 0.2, μ2 इज 0.0897। तो ये रखने के बाद M2 की वैल्यू आएगी हमारी 2.228529। ओके, तो दिस इज, इट विल ऑल्सो बी इन kg। तो M1 आ गया, M2 आ गया, तो ME सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 8.90 नहीं आता एग्जैक्टली, 8.892 kg आता है, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.90 kg। M1 मिल गया हमें, M2 मिल गया, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना मास बाहर चला गया वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें मास पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टोटल हीट ट्रांसफर टू द टैंक। ओके, तो जो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं हमें। सो एज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज नॉट चेंजिंग, तो मतलब ये इस पर जो बाउंड्री वर्क होगा वो नहीं होगा। ठीक है, ये हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे। सो क्या हो रहा है, मास बाहर जा रहा है सिस्टम से, दैट इज E डॉट इन, और डॉट रहने देते हैं हम, वॉट एवर द एनर्जी दैट इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम एंड वॉट एवर द एनर्जी दैट इज leaving the control volume is equal to E2 minus E1, that is
मतलब जितनी एनर्जी आ रही है जितनी एनर्जी बाहर जा रही है, और उसके वजह से जो एनर्जी अंदर चेंज हो रही है वो हमें पता करनी है कि ताकि हम हीट ट्रांसफर निकाल सके। तो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है, दैट इज क्यू इज कमिंग इन। तो हीट इज कमिंग इनटू द सिस्टम, और कुछ अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और बाहर क्या जा रहा है, बाहर जो एमी मास जा रहा है उसके साथ एंथैल्पी एच वो बाहर जा रही है। एच कैसे निकालेंगे, एच विल बी सैचुरेटेड, मतलब एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर करस्पॉन्डिंग टू 2 मेगा पास्कल। 2 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग जो एच की वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू एच, क्योंकि उन्होंने बोला है जो बाहर जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, बस सैचुरेटेड वेपर। तो एच हमारा निकल जाएगा। और कुछ बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अंदर क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, और बाहर क्या जा रहा है, ये एंथैल्पी जा रही है मास के साथ। और m2 इज द फाइनल मास दैट इज प्रेजेंट इन दैट टैंक, एंड इट्स एनर्जी इज u2, बिकॉज वो एज अ मतलब सिस्टम बिहेव करेगा, और उसको मतलब वहाँ फ्लो वर्क नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एंथैल्पी की जगह पर क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी। एंड हियर m1 माइनस m1 इंटू u1, सेम आर्गूमेंट जैसे इसके लिए दिया हमने। तो u2 कैसे निकलेगा, मैंने बताया था आपको, जैसे v निकला वैसे uf प्लस एक्स ufg, वो करके u2 निकालेंगे, सिमिलरली u1 निकालेंगे। तो u1 की वैल्यू आती है हमारी, मैं सबकी वैल्यूज दे देता हूँ आपको। सो क्यू इन इज इक्वल टू एम ई, हमें पता है ऊपर निकाला हमने, इंटू एच आउट इज 2798.3 किलो जूल पर के जी, एम इज 8.8989। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है 24901.8478, एंड m2 की वैल्यू है हमारी 2.228, एंड u2 की वैल्यू आती है हमारी 2429.82। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 5414.92, माइनस m1 की वैल्यू है हमारी क्या थी 11.12, एंड u1 की वैल्यू है 438। तो इनको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 4876.9566। सो क्यू इन इज इक्वल टू 25.439 मेगा जूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका हीट ट्रांसफर। सो इतना हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा जो भी हमने ऊपर किया है वो सब करने के लिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मतलब डिफिकल्ट। तो एक इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, मतलब ये जो पिस्टन सिलेंडर है यहाँ से हीट ट्रांसफर 0 है। ठीक है, ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है हीट। लोडेड विद अ लीनियर स्प्रिंग एंड आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। सो पी नॉट जो हमें गिवन है दैट इज 100 किलो पास्कल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन इज 0.1 मीटर स्क्वायर। इनिशियली सिलेंडर क्या है, एम्प्टी है, मतलब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वॉल्यूम एट स्टेट 1 इज 0। ओके, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज K is given as 100 kilonewton per meter. Okay, and the spring exert no force on the piston. जब इस कंडीशन पर है तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, 0 है, मतलब F स्प्रिंग एट 1 इज 0। ठीक है ना। और क्या दिया है उन्होंने, सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अ लाइन, ये एयर सप्लाई लाइन है। यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज T सप्लाई इज 740 केल्विन एंड P सप्लाई इज 600 किलो पास्कल। इट इज गिवन टू अस, और वॉल्व खुला और एयर को अलाउ किया फ्लो करना हमें सिलेंडर में। कब तक, जब तक प्रेशर 600 किलो पास्कल ना हो जाए। और 600 किलो पास्कल होने के बाद क्या किया, वॉल्व को बंद कर दिया एंड प्रोसेस खत्म हो गई। ठीक है, तो सपोज कुछ यहाँ पर आ गई हमारी ये पिस्टन जो है, मतलब धीरे धीरे वॉल्व खोली हमने तो एयर अंदर आना चालू हुआ, एयर अंदर आना चालू हुआ तो पिस्टन पर फोर्स लगने लगा और वो मूव करने लगी तो मूव होकर बाद में यहाँ पर कुछ आ गई, मतलब मूव होते होते यहाँ पर आ गई। तो उन्होंने क्या बोला है, द गैस कांस्टेंट उन्होंने दिया है एयर का, और स्पेसिफिक हीट रेशियो दिया है, और कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट मानना है हमें, और ये सब उन्होंने दिया है। तो ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली मतलब यहाँ पर कुछ था नहीं, बाद में फिर धीरे धीरे वॉल्व खोला हमने
तो सप्लाई लाइन से प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर आके यहाँ फिल होते गई, धीरे धीरे फिल हुआ, और बाद में जब दोनों साइड प्रेशर सेम हो गया तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की वजह से वो जो प्रोसेस है वो रुक गई। ठीक है, प्रोसेस एंड हो गई। तो स्टेट 1 इज दिस एंड स्टेट 2 इज प्रेशर 600 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज T2। ठीक है, अंदर कुछ और टेम्परेचर होगा, हम नहीं ऐसा मान रहे कि ये और ये टेम्परेचर सेम होगा, हमें अभी कुछ पता नहीं है और ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते। ठीक है, सप्लाई लाइन और यहाँ का टेम्परेचर सेम हो जाए ऐसा उन्होंने उतना टाइम दिया नहीं है। उन्होंने बोला है कि जैसे ही 600 किलो पास्कल अचीव हो गया वैसे हमने वो बंद कर दिया सप्लाई लाइन। ठीक है, और प्रोसेस एंड हो गई। तो T2 क्या होगा वो हमें पता नहीं है सब, और वॉल्यूम एट स्टेट 2 इज ऑल्सो अननोन टू अस। तो हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है, मतलब V2 निकालना है। तो इनिशियली क्या है, V1 इज 0। तो यहाँ पर पहले तो प्रेशर का रिलेशन निकाल के देखते हैं, PV रिलेशन कैसा आएगा। तो फ्रॉम हियर एट एनी लोकेशन, आर्बिटरी लोकेशन, मतलब सपोज यहाँ का ही है पिस्टन, तो फ्रॉम दिस एंड से x डिस्टेंस पर सपोज प्रेशर इज से P, आउटसाइड से प्रेशर इज P0। तो P0 इंटू A इज अ फोर्स, A इज अ एरिया, and as we are compressing the spring so it will exert a force of kx। ठीक है ना, स्प्रिंग इस तरह फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है तो वेट तो इधर आएगा नहीं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएंगे हम। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाने के बाद क्या इक्वेशन आएगा, दैट इज P0 A प्लस के एक्स इज इक्वल टू PA। ओके, ये आ गया। एंड इससे फिर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P0 प्लस के एक्स बाई ए। तो लेट मी इरेज इट एंड ड्रॉ एंड राइट दिस इक्वेशन मोर क्लियरली। और P क्या आ जाएगा, P0 प्लस के एक्स ए बाई ए स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को A से मल्टीप्लाई कर दिया, सो x इंटू ए इज दैट इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम। तो ठीक है, तो P विल बी इक्वल टू P0 प्लस के बाई ए स्क्वायर इंटू V। सो दिस इज समथिंग लाइक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब उन्होंने बोला है ना इनिशियल कंडीशन में V1 0 है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P विल बी इक्वल टू P1 will be equal to P0 because this is V and V is 0 initially and finally V is V। ठीक है, V is V2। so V2 इससे मतलब V2 को V मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज V2 ही रहने दीजिए, क्लियर रहेगा। सो इट्स A स्क्वायर। तो PV रिलेशन क्या आया, हमारा बोलने का पॉइंट क्या था, PV रिलेशन आया लीनियर। तो इनिशियल एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, प्रेशर इज P0 एंड वॉल्यूम इज 0 एंड फाइनल स्टेट पे प्रेशर इज 600 एंड वॉल्यूम इज V2। तो एंड PV रिलेशन इज लीनियर। ठीक है, तो जब PV रिलेशन इज लीनियर, मी कम बिलो, सप्लाई लाइन का प्रेशर और टेम्परेचर मैं इधर साइड लिख देता हूँ, तो इधर थोड़ी स्पेस हो जाएगी, सॉरी। सो दिस इज 740 केल्विन एंड 600 किलो पास्कल। ओके, तो let me draw a PV plot for this process. So initially pressure is 100 kilopascal and volume is 0. So this is 100, 0 and finally we have what we say, pressure is 600 and volume is V2। ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रोसेस होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल PdV दैट इज एरिया अंडर PV प्लॉट। ठीक है ना, तो एरिया अंडर ट्रेपेजियम मतलब ये वाला जो एरिया है, दिस इज सपोज 1, दिस इज स्टेट पॉइंट 2। तो 1 से 2 जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ, मतलब ये जो ट्रेपेजियम है, ये दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये जो एरिया है, ये ट्रेपेजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आज से ध्यान में रख लेना, नहीं पता होगा तो इट इज दैट P1 प्लस P2 दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय ये जो हाइट है ये। ठीक है, तो इट इज V2 माइनस V1 एंड V1 इज 0। तो क्या आ जाएगा, ये
W1, 2 will be equal to half of P1 is 100 and this is 600 and V2 is V2 and V1 is 0. So work done from 1 to 2 will be equal to 350 times V2. ओके तो ये क्यों निकाला हमने, ये हमें लगने वाला है आके, ये पूछा भी है यहाँ पे, बट ये पहला वाला मतलब पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए ही हमें वर्क डन लगने वाला है। तो मैं ऊपर मेंशन करके रख देता हूँ वैल्यू इसकी, अदरवाइज नीचे ही रहने देते हैं। तो ये तो हो गया वर्क डन। तो अभी हम लगाएंगे एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उससे पहले मास देख लेते हैं हम थोड़ा सा, या तो पहले एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी सी वी। ओके, तो इट इज एम डॉट इन इंटू ई डॉट इन इंटू ई इन माइनस एम डॉट आउट टू ई आउट प्लस वर्क डन बाय एयर ऑन द पिस्टन। मतलब ये जो एयर है वो पिस्टन पे वर्क कर रही है, मतलब सिस्टम में वर्क इनपुट हो रहा है। नहीं, मतलब ये जो एयर आ रही है वो क्या कर रही है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो वर्क क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है सिस्टम से, ठीक है, बिकॉज ये स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने में वर्क लग रहा है और रेजिस्टेंस मतलब एटमोस्फियर को ओवरकम करने के लिए वर्क लग रहा है। सो वर्क इज मूव्ड आउट। ओके, सो इट्स W डॉट आउट, ठीक है, एंड डी बाई डी टी सी वी इज E2, मतलब it is M2 E2, sorry, it's M2 E2 minus, wait a second, so वापस आते हैं इस पे, that is M2 E2 minus M1 E1 divided by T. Suppose this is taking place over the time interval delta T, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एवरेज सेंस में। तो क्या हो रहा है, देखिए बाहर तो कुछ नहीं जा रहा है सिस्टम के, हमारा सिस्टम क्या है, ये वॉट एवर द एयर प्रेजेंट इन इट, दिस, ओके, सो दिस एयर यहाँ से जो आ रही है, मतलब ये बाउंड्री, यहाँ से कुछ मास अंदर आ रहा है, ठीक है, वॉल्व के थ्रू, और सिस्टम से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, हीट नहीं जा रही है, बस वर्क बाहर जा रहा है, ठीक है, ओनली वर्क इज टेकन आउट एंड मास इज कमिंग इन। ओके, तो वॉट एवर मतलब एम डॉट इन मतलब एम डॉट इन वॉट एवर द मास दैट इज कमिंग इन विथ टाइम, इट्स गेटिंग स्टोर्ड इन टू द कंट्रोल वॉल्यूम, दैट इज M2 बाय डेल्टा टी। ये जो भी हो रहा है डेल्टा टी टाइम में आ रहा है, और जितना मास अंदर आ रहा है उतना यहाँ स्टोर हो रहा है, बिकॉज कोई बाहर नहीं जा रहा है मास, तो जितना भी बाहर अंदर आ रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब सिस्टम में स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो एम डॉट इन इज इक्वल टू M2 डेल्टा टी एंड M1 इनिशियल मास इज 0, so it's lagging basically, so let the PC cool and I will resume it after few minutes. Okay, so मैं क्या बोल रहा था कि जो मास अंदर आया वो उतना स्टोर हो गया आगे सिस्टम में, so that is m dot in into delta t, so it will be equal to M2. okay, ठीक है, तो M2 की वैल्यू हमने ध्यान में रखनी है अभी से, M2 विल बी इक्वल टू m डॉट इन इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि m आउट मतलब सिस्टम से कुछ भी बाहर गया नहीं, इन क्या आया, m डॉट इन इंटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मतलब ये डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो W आउट विल बी इक्वल टू, मतलब ये जो जूल पर सेकंड या किलो जूल पर सेकंड में होगा वो किलो जूल में आ जाएगा। तो m डॉट इन इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू M2 इंटू ई इन माइनस W इज इक्वल टू M2 इंटू E2 एंड M1 इज 0, सो M1 E1 इज 0। तो दिस इज द फाइनल एनर्जी इक्वेशन, ठीक है।
तो M2 को एक तरफ ला लेते हैं. M2 will be equal to E in is basically H, whatever the H that is entering inside the tank, that is E in. मतलब ये जो फ्लो लाइन से जो एंथैल्पी फ्लो हो रही है उसका कुछ पार्ट अंदर आ रहा है ना, तो दैट इज H in. ओके. एंड ये यहाँ पर जो है दैट इज E2, दैट इज U2, इट इज इन द टैंक. सो यहाँ पर फ्लो एनर्जी वाला कुछ टर्म नहीं है, दैट इज P डेल्टा V. मतलब जो फ्लो करने के लिए एनर्जी लगनी रहती है वो नहीं है इसमें, इस टर्म में. दिस इज एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम दैट वी आर कंसिडरिंग. सो इट ओनली कंटेन U2 इफ वी नेग्लेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो ये En के लिए ये वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज H प्लस V स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ. इसमें चेंजेस नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब ये इनसिग्निफिकेंट है ये मानेंगे, तो इसके जगह H in आ जाएगा और E2 की जगह U2 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू W आउट. ठीक है, ये इधर साइड चले गया. तो सो M2 विल बी इक्वल टू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन M इज इक्वल टू P2, V is V2 and R T2. ओके. सो T2 विल बी डिफरेंट. सो ये क्या आ जाएगा, इट इज P2 V2 R T2 एंड H in is CP into T in is 760. ठीक है ना. H is CPT for an ideal gas, U is CVT and is U2, U is corresponding to T2, so U is CVT2. तो यहाँ से W आउट क्या आ जाएगा, हमने ऊपर निकाला है, W आउट इज 350 V2, 350 V2. ये ऐसे निकालने का मतलब एरिया निकालने का पर्पस यही है कि हमें दोनों साइड से V2 कैंसिल करना है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी अननोन है फाइनली, हमारा फाइनल टेम्परेचर भी पूछा है उन्होंने और वॉल्यूम भी पूछा है, तो एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा. अगर हम इंटीग्रेट करके निकालते तो डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हमें इस तरह से निकालना है. मतलब यहाँ पे W आउट इस तरीके से पुट करना है और T2 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब V2 कैंसिल हो गया, तो V2 कैंसिल हो गया, तो इट्स मतलब आफ्टर सॉल्विंग P2 R T2 and CP is 1.005 into 760 minus CV is 0.718 T2 और ये 350. तो आफ्टर सॉल्विंग मतलब T2 के लिए सॉल्व करेंगे दोनों साइड से, तो T2 की आंसर आ जाएगा 839.94 केल्विन. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 840 केल्विन. ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर इज 840 केल्विन. तो अभी T2 पता चल गया हमें और ये इक्वेशन पता है. ठीक है, तो यहाँ से हम अभी हमारे पास दूसरा अननोन क्या है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम निकालना है. फाइनल वॉल्यूम पता चल गया तो वर्क डन भी पता चल जाएगा हमें. और फाइनल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, मतलब ये P है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, दैट इज P इज इक्वल टू P नॉट प्लस K A स्क्वायर इंटू V. सो वर्क डन इज इक्वल टू P नॉट प्लस K A स्क्वायर V and P naught is given by, sorry, it's P dV. okay, work is given for a closed system is given by integral P dV. so इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा PV V2. कैसे, it is from 0 to V2. initial volume is 0, final volume is V2. so when we will integrate it from 0 to V2, so P naught का इंटीग्रेशन आ जाएगा PV, वैल्यू पुट करने के बाद PV2 और इसका आ जाएगा K2A स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज W122. तो ये V2 के टर्म में आ जाएगा W की वैल्यू. तो वर्क डन का और एक इक्वेशन आ गया. तो हमें क्या करना है, T2 हमें पता चल गया है, सॉरी इट्स M2. सो T2 पता चल गया है हमें. अब हमें V2 निकालना है बस. V2 पता चल गया तो हमें वर्क डन पता चल जाएगा. V2 निकालने पे आते हैं हम. V2 कैसे निकालना है, M2 is given by P2 V2 R T2. T2 is known to us. H in is CP into 760 and U2 is 0.718, that is CV into T2 is known to us T2. पुट करना है यहाँ पे बस. and W out is the value that we have calculated above, P naught V2 plus
k बाय 2a स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, तो जब हम इसको V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू निकल के आएगी 0.05। ओके, तो ये V2 की वैल्यू निकल के आएगी। और जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे W122 में, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज पता है, या तो यहाँ पे भी कर देना, एक ही वैल्यू आने वाली है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 350 इंटू 0.05 इज, देखता हूँ यहाँ पे क्या दिया है, 17.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, कुछ है नहीं इशू, बस आपको दो डिफरेंट टर्म में पुट करना था वर्क डन को। एक फाइनली पहले T2 निकालने के लिए, देन T2 निकल के होने के बाद V2 निकालने के लिए। ठीक है, तो T2 देखा आपने कि सप्लाई लाइन का 760 था, लेकिन यहाँ पर 840 आया, तो टेम्परेचर डिफरेंट आया। तो हमें वो जो बेसिकली हम करते हैं ना सप्लाई लाइन कनेक्ट करने पर T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स T1, वो हर जगह लगता नहीं है, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। उसमें सिर्फ टैंक फिलिंग वाला केस था, यहाँ पर सिर्फ टैंक फिलिंग नहीं थी, यहाँ पर वर्क भी हो रहा था, मतलब जो एंटर कर रही थी ना गैस, वो स्प्रिंग के अगेंस्ट और एटमोस्फेयर के अगेंस्ट वर्क कर रही थी। और इस केस में क्या होता है, सिर्फ टैंक फिल करते हैं हम। तो आप ये निकाल के देखेंगे तो इतना टेम्परेचर नहीं आता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आता है। तो इससे कम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, सिर्फ टैंक फिल नहीं कर रहे सप्लाई लाइन की हेल्प से, हम कुछ वर्क भी कर रहे हैं, मतलब वर्क डन हो रहा है ना। जो गैस एंटर कर रही है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, और एयर का जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट भी मूव कर रही है। तो इसलिए जो ये T2 इज इक्वल टू गामा T1 है, उससे ये वाली वैल्यू जो टेम्परेचर की है वो कम आ रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब ये क्यों नहीं लिया हमने, ये क्यों लिया, अगर ये नहीं रहता तो यही आता था, वर्क नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, देख लेना, इसको 0 पुट करेंगे ना तो T2 इज इक्वल टू गामा T1 आ जाएगा। तो ये बस ऐसे ही था जनरल नॉलेज के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a heat engine that operate in a cycle, okay, receives a given amount of heat QH, it receives a heat from higher temperature TH and does a equal amount of work, okay। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हीट रिसीव कर रही है हीट इंजन हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क को डिलीवर कर रही है, इक्विवेलेंट अमाउंट का। तो ये स्टेट मतलब ये जो है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस हीट इंजन इज ट्रू। तो ये QH इज इक्वल टू W, ये किसके हिसाब से, मतलब फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है। लेकिन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है कि कोई भी हीट इंजन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो इट ओबेज फर्स्ट लॉ बट इट वायलेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रही है स्पेसिफिकली अगर पूछा है तो। थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट रहते हैं, हीट इंजन के लिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो दिस हीट इंजन इज वायलेटिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट नो हीट इंजन कैन डिलीवर अ वर्क वाइल इंटरैक्टिंग विद अ सिंगल रिजर्वायर। तो ये वो वायलेट कर रहा है, मतलब सेकंड लॉ वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन मीन्स द एक्सपेंशन अगेंस्ट, मतलब फ्री एक्सपेंशन, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब फ्री एक्सपेंशन, बिना किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सपोज कीजिए कोई एक बलून है और उसको हम रप्चर कर देते हैं, तो वो सारी गैस ऐसे अगर वैक्यूम में रप्चर कर रहे हैं तो वो सारी गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और वो गैस ने क्या वर्क किया, जीरो, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था उसके मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज करेक्ट। In absence of any friction and other external irreversibilities, heat engine can have an efficiency of 100%। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब अगर फ्रिक्शन या बाकी की इरिवर्सिबिलिटीज उनको भी हम मतलब पूरा ही जीरो कर ले तो भी हम 100% इफिशियंसी अचीव नहीं कर सकते। ये सेकंड लॉ ने कंस्टेंट पुट किया है कि इवन रिवर्सिबल हीट इंजन कैन नॉट हैव 100% क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो अचीवेबल नहीं है। अगर एब्सोल्यूट जीरो अचीवेबल होता तो 100% एफिशिएंसी होती, लेकिन वो अचीवेबल ही नहीं है, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 is true एंड सेकंड इज फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is are true?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो ऑल द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक्स आर मोर इफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन। ये उल्टा स्टेटमेंट है कि अगर कोई दो मतलब कोई भी अगर हीट इंजन दो टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रही है, TH TL, और वर्क दे रही है, अगर ये रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल की इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन व्हेन इट इज़ वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन टू कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक इज मोर इफिशिएंट। तो ये करेक्ट है, ये उल्टा बोला है उन्होंने और ये सही है, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन इफ बोथ आर वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। और अगर बहुत सारे रिवर्सिबल मतलब हीट इंजन है और वो सेम टेम्परेचर लिमिट मतलब सेम थर्मल रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रहे हैं, तो वर्किंग फ्लूइड कोई भी हो, उनकी जो इफिशियंसी होगी, थर्मल इफिशियंसी, वो सारों की सेम ही रहेगी। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Efficiencies of all the reversible heat engine operating between the same two reservoir are same. Okay. So B and D are the correct answer. Consider a two heat engine operating between the same two energy reservoir. तो temperature reservoir same है and both receive same heat TH. Okay. And one engine is reversible and another is not. So efficiency of reversible is more than efficiency of irreversible. ठीक है, फॉर इफ बोथ आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स एंड QH सेम है दोनों के केस में। तो क्या बोल रहे हो कि व्हाट कैन यू से अबाउट QL? सो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज, सपोज पहले तो देखते हैं जनरली इफिशियंसी क्या रहती है, इसको थोड़ा। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू नेटवर्क बाय हीट इनपुट, दैट इज QH। ये सेम है यहाँ पर। तो नेटवर्क इज QH माइनस Q रिजेक्टेड, दैट इज QO अपॉन QH। तो इफिशियंसी इज गिवन बाय 1 माइनस QO बाय QH, ठीक है। तो फॉर याद दिया है उन्होंने NR इज मोर देन NIR, मतलब इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इज मोर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल। सो 1 माइनस QO रिवर्सिबल बाय QH is more than 1 minus QO irreversible by QH। तो -1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों साइड -1 ऐड कर देंगे तो, और यहाँ माइनस साइन है दोनों साइड, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इट विल बी QOR QOIR QH। QH इज सेम, सो QIR इज मोर देन QOR, मतलब हीट जो है इरिवर्सिबल इंजन में ज़्यादा रिजेक्ट होगी एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल इंजन। सो Q इरिवर्सिबल हीट रिजेक्टेड इज मोर देन Q रिवर्सिबल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस आर्गुमेंट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये इनइक्वालिटी के केस में अगर हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बिकॉज देखिए ऐसा है कि -2 इज मोर देन -3, ये ठीक है ना। -2 -3 से बड़ा है निगेटिव स्केल में, तो जब हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज मोर देन 3, मतलब 3 2 से बड़ा है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हम इसको रिवर्स करना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ का क्लियर हुआ होगा कैसे किया मैंने, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following statement regarding the thermal efficiency of heat engine is are true? तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन increases as temperature of the energy source decreases. Efficiency is given by 1 minus TH और TL by TH, और नहीं TL by TH ही है, देख हाँ ठीक है। सो दिस इज हाउ इफिशियंसी। तो ये कैसे बढ़ेगी, 1 माइनस TL by TH। तो हमें ये बढ़ाना है, तो इस टर्म को क्या करना है, कम से कम करना है, बिकॉज ये बढ़ाना है। 1 माइनस ये कब बढ़ेगा, जब ये कम से कम रहेगा। 1 में से कम से कम माइनस होगा तो ये नेटा बढ़ेगा। तो या तो उसके लिए TL कम से कम होना चाहिए, या तो TH ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए।
मतलब थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ एनर्जी सोर्स डिक्रीजेस नहीं चाहिए, इंक्रीजेस चाहिए। सो थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ एनर्जी सोर्स इंक्रीजेस। सो TH बढ़ेगा तो नीटा बढ़ेगा, और थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इंक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ एनर्जी सिंक, मतलब TL लोअर टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ये भी सही है, मतलब TL कम होगा तो नीटा बढ़ेगा, ठीक है। तो B एंड C आर द करेक्ट आंसर फॉर इट, ठीक है। एंड थैंक यू, और सॉरी जो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था, ग्लिचेस हो रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर देना, कुछ डाउट होंगे आपके तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।